नौकरी पेशा की मानसिकता प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था है। इसे मित्रों, आप सभी को मैं बाबा के इस नगरी पे आभार प्रकट करता हूं। पिछले 3 दिन से, आप शांति रखोगे तो ठीक चली जाएगी। पिछले 3 दिन से अखिल भारतीय शिक्षा समागम की एक 3 दिवसीय कार्यशाला अभी संपन्न हुई है। 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में, उनकी मार्गदर्शन से ये कार्यशाला प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की देश भर में क्रियान्वयन की प्रगति कहाँ तक हुई, उपलब्धि क्या क्या पिछले 2 साल में हो पाई और आगे की रोड मैप क्या होगी, इसके बारे में देश भर की सारे भारत सरकार के द्वारा चलने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, NIT, सभी राज्य की प्रमुख राज्य शासित विश्वविद्यालय जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे देश भर की प्रमुख राज्य चालित विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार की एक्ट में चलने वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसे 5-6 प्रकार की भारत के अंदर काम करने वाले उच्च कोटि के यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हमने 380 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आमंत्रित किया था, जिसमें, और वाइस चांसलर्स को ही आमंत्रित किया था, जिसमें 350 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस की प्रतिनिधित्व, कहीं VC आए, कहीं प्रो VC आए, कहीं उनके साथ रजिस्ट्रार आए, ऐसे मिला के 600 से ज़्यादा प्रतिनिधियों का इस 3 दिन की सम्मेलन बड़े सफलता के साथ संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री जी की उद्घाटन सार्वजनिक था। आज भी समापन आप लोगों की उपस्थिति में हुई है। बीच बीच में जो सारे प्रोसीडिंग्स हुए हैं इस सेशन में, कुल मिला के 9 विषयों पे, 9 विषय में, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी, भारतीय भाषा, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, समावेशी शिक्षा, ऐसे सारा विषय को ध्यान में रखते हुए 9 विषयों पे भी चर्चा हुई। 2 सत्र में देश भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या इमर्ज किया है, उसके बारे में भी सभी ने अपना अनुभव कहा। एक स्पेशल इंटरवेंशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिनकी मार्गदर्शन पे बनी, देश की प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी की भी रही। हर एक सत्र में 5 पैनलिस्ट होते थे और अमूमन 10 से 15 वाइस चांसलर की इंटरवेंशन भी होती थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहे तो 150 से ज़्यादा लोगों की प्रत्यक्ष अनुभव और सुझाव भी आए।
अनेक लोगों की यानी लगभग सभी लोगों की रिटिन ऑब्जर्वेशंस भी आए। एक डिजिटल फीडबैक फॉर्म बनाई गई है, सभी के पास उसको भेज दिया गया है। पोस्ट कॉन्फ्रेंस, पोस्ट वर्कशॉप एक कॉन्क्रीट फीडबैक भी सभी से लिया जाएगा। मित्रों, आज जब समापन सत्र हुई, उसकी टेकअवे क्या है, उसकी वे फॉरवर्ड क्या है, उस विषय में मैं, क्योंकि बाकी विषय तो आपको रेगुलर इंटरवल में हम लोग देते रहे हैं मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से, लेकिन मैं आज इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के साथ समाप्ति के उपरांत मैं 2-3 प्रमुख टेकअवे आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्घाटन भाषण में एक विषय सबके सामने उल्लेख किया था कि हमारी देश में 1835 के उपरांत मैकॉले मिनट्स में जो विषय रही थी, भारत की मूल विचार को डोमिनेट करना, कॉलोनी की राज को बरकरार रखना और आर्थिक संसाधनों को अख्तियार करना, ये 2 उद्देश्य से शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। आज़ादी के उपरांत उसकी जितनी संशोधन की आवश्यकता होनी चाहिए था वो नहीं हो पाई थी, किसी भी कारण से। हुई थी तो थोड़ा थोड़ा पिसमिल में या इंक्रीमेंटल हुई थी। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी की एक आमूलचूल नया संस्कृति लाने की अप्रोच लाई गई, एक मेजर पैराडिम शिफ्ट हुई है। इसलिए हम लोगों की एक बहुत सोची समझी स्थान हमने भी चयन किया था जब 21वीं सदी में भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थनीति की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी एक प्रमुख मसौदा है। एक 21वीं सदी की दार्शनिक तत्व हम उसको मानते हैं। उसके क्रियान्वयन के बारे में हमने सर्व विद्या की नगरी, सभ्यता की एक प्रमुख केंद्र काशी को ही चयन किया। ये पहला टेकअवे मैं मानता हूं। काशी सीखने की और सिखाने की गुरु शिष्य परंपरा की अनन्य केंद्र है। इस काशी में बैठ के हमने जो कहा कि एक ढांचागत परिवर्तन की ओर भारत की शिक्षा को प्रधानमंत्री की विजन है ले जाने का, उसमें एक पुरानी बातों को हमें री एम्फासाइज किए। भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्र आधारित होगा। आज महामहिम राज्यपाल जी ने एक अपने भाषण में उल्लेख किया है, शिक्षा एक परिवार है, शिक्षा संवेदनशीलता सृष्टि करनी चाहिए, शिक्षा कल्याणकारी होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, सबको साथ लेते हुए होनी चाहिए, सबके विकास के लिए होनी चाहिए, सभी ने उसके लिए प्रयास करनी चाहिए, लेकिन उसके मूल केंद्र में छात्र आधारित होनी चाहिए। बना इस काशी की अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसकी प्रमुख टेकअवे है कि शिक्षा पुनः छात्र आधारित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। यही काशी की देन है दुनिया को, गुरु शिष्य परंपरा। उसको 21वीं सदी में फिर हमने पुनः स्थापित करने की एक विनम्र प्रयास किया गया है। और एक प्रमुख टेकअवे अगर मैं कहूं, भारत की नौजवानों को अभी तक जो मैकॉले मिनट्स आधारित शिक्षा जिसको हम कहते हैं, सिर्फ नौकरी पेशा की मानसिकता प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था है, इसे बनाई गई थी।
अगर हमको 21वीं सदी में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, अभी अभी विश्व को नेतृत्व देना है, तो विश्व की बौद्धिक जगत में, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डोमेन में हमारी नेतृत्व भी चाहिए। उस समय में हमें रिसर्च एंड इनोवेशन, उसी के आधार पे एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी नौजवान बने, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर, इस प्रकार की नौजवान बने, इसकी पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है। उसी की क्रियान्वयन सारे यूनिवर्सिटी कैसे विशेष रूप में करे, इसकी एक प्रमुख निर्णय किया गया है। बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म के बारे में बात कही गई, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में बात चर्चा आई। हर एक जिले की जो अर्थनैतिक संभावना है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया यूनिवर्सिटी उसकी नेतृत्व करे, सर्कुलर इकोनॉमी की मॉडल बनाए, लोकल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे जोर दें। भारत के लिए शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा जगत काम करे, यूनिवर्सिटी उसकी नया मंदिर बने, यही सारे विषय हमने राष्ट्रीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में निर्णय किया है। और एक विषय तय किया गया है कि पहली बार, ऐसे पहले भी शिक्षाविदों की सम्मेलन होते थे, कभी राज्य यूनिवर्सिटी के होते थे, कभी केंद्रीय का होता था, कभी IITs का अलग होता था, कभी NITs का अलग होता था। पहली बार, मैं तो नया हूँ लेकिन मेरे जो अनुभवी मित्र सब यहाँ बैठे हैं शिक्षा जगत की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेरे साथ हैं, इग्नू के वाइस चांसलर मिस्टर राव मेरे साथ हैं, BHU के वाइस चांसलर सुधीर जैन जी मेरे साथ हैं, हमारे JNU के पूर्व VC तथा वर्तमान UGC की चेयरमैन मेरे साथ हैं, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट दोनों की सेक्रेटरी भी मेरे साथ हैं। पहली बार देश में एक समावेशी इंटीग्रेटेड कलेक्टिव अप्रोच के साथ उच्च शिक्षा की सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लाके इस प्रकार के एक समागम किया गया था। आने वाले दिनों में उसको स्थायी रूप दिया जाएगा। निश्चित अंतराल में आगे तय करेंगे, साल में करेंगे या 2 साल में एक बार करेंगे, लेकिन निश्चित अंतराल में इस प्रकार की शिक्षा समागम आयोजित करके भारत की नौजवानों की आकांक्षा को पूरा किया जाएगा। मैं आप सभी का सहयोग के लिए आभार फिर प्रकट करता हूं। आपने पिछले 3 दिन से इसको ठीक से कॉन्फ्रेंस की पहले भी प्रसिद्धि दिया, देश में उसको चर्चा की बिंदु बनाया। मैं शिक्षा विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे ओर से इतनी बात कहना था। नई शिक्षा नीति को लेकर के विपक्षी जो है वो खास आप पर टारगेट कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं मंत्री जी, लेकिन उसको संसद भवन में नहीं लेकर के आए। देखिए, विपक्ष किस विषय पे आपत्ति कर, हम देखिए 2-3 विषय शिक्षा नीति में मैं उनकी राज्यों में जाके भी कह के आया हूँ, और आपके माध्यम से जो मित्र उसको तथाकथित आलोचना कर रहे हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। ये शिक्षा नीति भारतीय भाषा पे जोर दे के बनाई है। रोजगार केवल नहीं, रोजगार निर्माता कैसे बने, इस प्रकार की शिक्षा नीति में उल्लेख है। कौशल्य को महत्व दिया गया है। कौन सी राज्य है, कौन सी सरकार इसको आपत्ति करती है? उनको आपत्ति अगर नरेंद्र मोदी जी को करना है या कोई व्यक्ति विशेष को, मैं तो निमित्त हूं, कोई व्यक्ति विशेष को करना है, ये अलग बात है। क्या उनको उनकी राज्य की नौजवानों के प्रति उनकी जवाबदेही है या नहीं है? गुणात्मक शिक्षा उनको मिले, वो चाहते कि नहीं चाहते? इसलिए कुछ विषय राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होती है, उसको कम से कम मैंने तो तय किया उसको विवाद ना बनाऊं। उनको विवाद बना के आनंद लेना है तो उनको मुबारक। सर, ये बार बार आरोप लगता रहा है कि नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें जो फीस है वो काफी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो छात्र आरोप भी लगाने लगे हैं। कैसे? मैं थोड़ा आपसे
मैं बिल्कुल समय मेरे पास है। मैं ये आरोप को थोड़ा आप भी ने कुछ आप कुछ मेरे पत्रकारों का भी दायित्व होता है सुनने का। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, थोड़ा मेरे को आप ही समझाओ। हमने कहा कि टेक्नोलॉजी को हमने यूज करना है। प्रधानमंत्री जी ने हमें 1000 करोड़ रुपया दिया है नए सिरे से 200 नया चैनल बनाने के लिए। हमारे पास अभी 34 चैनल है, अभी वो बढ़ के 60 हो जाएगा, यानी पुरानी 60 नया 260 की चैनल फ्री टू एयर गुणात्मक शिक्षा दिया जाएगा। ये गरीबों के लिए एक्सेसिबल एजुकेशन होगा या महंगा एजुकेशन होगा? मैंने तो स्लोगन नहीं दिया, मैंने बजट में प्रधानमंत्री जी ने पैसा रख दिया है, हमारी काम शुरू हो गया है। दूसरी, हमने डिजिटल यूनिवर्सिटी की कल्पना किया है। इस बार बजट में और एक घोषणा किया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी का अर्थ है ये जो बड़े बड़े एडुटेक कंपनी है पैसा लेके संपन्न विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उसी से गुणात्मक व्यवस्था डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम भारत की सामान्य घर की बच्चों तक उपलब्ध कराएंगे। ये महंगा कैसे होगा? आरोप के लिए आरोप है। हाँ, आप एक सवाल ये कि जो मेरा अपना अनुभव है, ज्यादातर भारत के जो भी नागरिक हैं या छात्र हैं वो सिर्फ नौकरी को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुकुल परंपरा में ज्ञान और संस्कार होता था, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे आज के परिवेश में? वही तो मैंने कहा कि एक पैराडिम शिफ्ट की ओर हम ले जा रहे हैं। नौकरी भी रहेगा, नौकरी निर्माता भी ही बनेंगे, जॉब भी रहेगा, जॉब क्रिएटर भी बनेंगे। हाँ, एक मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज के प्रोफेसर ने नहीं, वो छोड़िए। हाँ, आप बताएं। देखो फिर जो देखो एक आज हम राष्ट्रीय स्तर की विषय पे लेके फिर मुजफ्फरपुर मत जाइए। हाँ, आप बताओ। आप बताओ। एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने ये रिव्यू करने के लिए बनाया था, अभी तक जो नेशनल लेवल पे है क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन सेटिस्फैक्टरी है? बहुत ही उत्साहजनक है। अनेक सारे शिक्षानुष्ठान ने, यूनिवर्सिटियों ने, राज्यों की यूनिवर्सिटी ने, जिन जिन राज्यों के आप उल्लेख कर रहे हैं ना, राजनीतिक दृष्टि से आपत्ति कुछ ने किया है, उन्हीं राज्यों की, उन्हीं के द्वारा चलने वाली यूनिवर्सिटी भी अच्छा रिफॉर्म किया है। कैरिकुलम में नया कोर्स बनाने में, नया प्रैक्टिस लाने में, इंटरनल रिफॉर्म करने में अनेक अच्छे उदाहरण सब आए हैं। इसलिए मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ ये संतोषजनक प्रवास है। वो बहन जी, आधुनिक हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर बहुत बढ़ गया है, डिजिटल दौर बढ़ गया है, तो जो हमारे पुराने शिक्षक हैं क्या उनके लिए भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनकी क्वेरी बहुत है, उनको कैसे वो सेटिस्फाई कर सके? दूसरा, ये आप बोल रहे हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी, तो हम कब तक माने कि कैसे आगामी दिनों में ये बच्चों को इसका लाभ मिल सके? देखिए आपने जो पहला विषय उठाया ना, यही बहुत आज मैंने जो कहा कि हमारी जो दो पहिया रहा इस चर्चा की, फॉर स्टूडेंट बाय टीचर, टीचर की सारे प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग की चिंता की जाएगी। जब तक हम टीचर की कैपेसिटी के बारे में ध्यान नहीं देंगे, उसकी अस्मिता को हम नहीं जगाएंगे, उसके अंदर अंतर्निहित जो गुण है आधुनिक समय के साथ उसको नहीं जोड़ेंगे, तब हमारी अपेक्षा पूरा नहीं हो पाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मैं एक उदाहरण जैसे कहूँ कि पहले जो स्कूल टीचर बनाने के लिए जो व्यवस्था था उसको इस बार व्यवस्थित रूप में उच्च शिक्षा विभाग में जोड़ के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल की आईटेप प्रोग्राम बनाने की योजना बनाई गई है। वैसे ही डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपने पूछा, इस बार हमारा इसी साल बजट में फरवरी में आई है, आज हम जुलाई में बैठे हैं। मैं मानता हूं कि हम अगले वित्त वर्ष माने एकेडमिक ईयर तक डिजिटल यूनिवर्सिटी की काम शुरू कर देंगे। सवाल ये भी है कि आज हो गया बहन जी आपका। सर, पीएम की स्किल योजना एक है जिसमें तमाम तरह के कोर्स चलाए जाते हैं, लेकिन आज भी धरातल पर स्टूडेंट को वो सारी चीजें नहीं मुहैया होता है, क्योंकि ये चीजें मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं एक इंजीनियर भी हूँ, वेबसाइट इंजीनियर भी हूँ। तो पीएम की कौशल विकास योजना में मैं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर पढ़ाता था। मैंने कंप्लेन की स्किल इंडिया के ऑफिस में, तो वहाँ कोई फोन नहीं उठाता, बार बार मुझे रिप्लाई करना पड़ता। चलो अभी स्किल सेक्रेटरी को आप सारे बता देंगे, सब सुनवाई होगी आपकी। सर, कहने का मतलब मैं समझ गया, कुछ सीमाएं हैं उसको देखो, कुछ सीमाएं हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। अभी स्किल सेक्रेटरी से बात कर लेना। ये वाराणसी डिक्लेरेशन की बात है, तो ये
देखिए हमने नहीं आप देखो, हमने पहले सोचा था एक वाराणसी डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन हमने उसको बाद में पुनर्विचार करके सोचा। देखिए हम एक ही विषय पे करें, हमारी पूरा सारे वाइस चांसलर्स की जो लीडरशिप ग्रुप ये बैठा, ये तय किया। देखो हम एक ही विषय देश के सामने रखे, बहुत मेहनत से, बहुत सोच विचार के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पे एक वैचारिक और दार्शनिक फिलोसफी रखा गया है। उसकी एक ही उपक्रम है, ये सारा व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे किया जाएगा। यही बनारस डिक्लेरेशन है। चलिए, थैंक यू। हाँ, आप इतना संघर्ष किए तो लेना ही पड़ेगा। अरे किए तो लेना ही पड़ेगा। भविष्य में आएगा, हम सब लोग देखेंगे। मेरी चिंता ये है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है और होता है सरकार के द्वारा। इसकी कोई मॉनिटरिंग है क्या कि कितना फंड गया और कितना आउटपुट हमको, कितना प्रोडक्टिविटी रही? क्योंकि हमने देखा है कि इंजीनियर्स की क्वालिटी बड़ी खराब है, एमबीबीएस डॉक्टर्स को स्टेथो पकड़ने नहीं आता है, वो एक्सरे नहीं देख पाते। ये सब चीजें हम लोग अस्पतालों में 2-4 होते हैं। ये क्वालिटी, देखिए मैं समझ गया। देखो दृष्टिकोण भी एक होता है। मैं एक गिलास पानी आधा भरा है आधा खाली है, दोनों भी देख सकता हूँ। इस कोरोना के मैनेजमेंट के उपरांत ये कम से कम भारत के चिकित्सकों के ऊपर ये ना कहा जाए स्टेथो दिखना नहीं आता है। ब्लैक होल सब जगह पे है, वो सारे को निश्चित रूप में ठीक करना चाहिए। नहीं हो गया ना, नहीं फिर वितर्क ना करें ना हम लोग। आप पत्रकार की मर्यादा में रहे, मैं मेरे उत्तर देने की मर्यादा में रहूं। ये विषय सही है, इसीलिए तो हम बैठे हैं। कोई भी विषय निर्णय करने से नहीं होता है, इसको क्रियान्वयन करने से होता है। आपकी प्रश्न वाजिब है, हम क्रियान्वयन के लिए ही बैठे हैं। थैंक यू।